वेलकम टू मास्टरमाइंड पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पिपरिया। डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछली कुछ वीडियो में अध्याय 1 के पार्ट 1, 2, 3 देख लिए हैं, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन तैयार कर लिए थे और उसके आगे आज देखते हैं हम उसी चैप्टर का पार्ट 4। ठीक है, देखेंगे इसमें आगे। प्रश्न 8वां है, व्यापारिक एवं गैर व्यापारिक संस्थाओं में अंतर बताइए। मतलब जो व्यापारिक और गैर व्यापारिक संस्थाएं होती हैं, हमको उन दोनों में अंतर बताना है कि उन दोनों में क्या अंतर होते हैं। ठीक है, तो देखेंगे अंतर का आधार में अपन पहला पॉइंट ले लेंगे। उद्देश्य। व्यापारिक संस्थाओं का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। व्यापारिक नाम से स्पष्ट है। व्यापारिक संस्थाओं का उद्देश्य क्या होता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि लाभ कमाना। ठीक है, व्यापारिक संस्थाओं का उद्देश्य क्या होता है? व्यापारिक संस्थाएं किस उद्देश्य से कार्य करती हैं? लाभ कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए। ठीक है, तो उद्देश्य व्यापारिक संस्थाओं का उद्देश्य लाभ कमाना होता है या पैसे कमाना होता है। और गैर व्यापारिक संस्थाओं का उद्देश्य क्या होता है? सेवा करना होता है या समाज की सेवा करना होता है। ठीक है, इसका गैर व्यापारिक संस्थाओं का उद्देश्य सेवा करना होता है। ठीक है, अगला गतिविधियों का परिणाम। जो संस्थाएं संचालित की जाती हैं, उनकी जो गतिविधियां की जाती हैं, उसका क्या परिणाम निकलता है? तो व्यापारिक संस्थाओं की गतिविधियों का परिणाम लाभ या हानि होता है। ठीक है, क्योंकि व्यापारिक संस्थाओं का उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना या पैसे कमाना। ठीक है, तो उनकी जो गतिविधियां होती हैं, उनका परिणाम क्या निकलता है? या तो लाभ होगा या हानि होगी। ठीक है, और गैर व्यापारिक संस्थाओं की जो गतिविधियां होती हैं, उसका परिणाम या तो बचत या घाटा, या तो अधिक पूंजी पे जो आय होती है उसमें अधिक हो जाएगा या बचत हो जाएगी, या फिर घाटा होगा। ठीक है, क्लियर है ये। अगला तीसरा पॉइंट, पूंजी कोष। व्यापारिक संस्थाओं में स्वामित्व पूंजी कोष बनाया जाता है। मतलब जो व्यापार के जो स्वामी होते हैं, उनके लिए क्या है? स्वामित्व पूंजी कोष बनाया जाता है। और गैर व्यापारिक संस्थाओं में जो आय होती है, उनकी जो गतिविधियों से जो आय होती है, उसके लिए क्या, उसके लिए पूंजी कोष बनाया जाता है। ठीक है, देखेंगे अगला पॉइंट, लेखांकन विवरण। मतलब लेखांकन विवरण मतलब व्यापारिक संस्थाओं द्वारा क्या निर्माण खाता तैयार किया जाता है। निर्माण खाता, व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा बनाया जाता है इनके साथ में। ठीक है, व्यापारिक संस्थाओं द्वारा क्या, निर्माण खाता, व्यापारिक खाता और लाभ हानि खाता, और उसके बाद चिट्ठा तैयार किया जाता है। लेकिन गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा क्या, प्राप्ति भुगतान खाता, आय व्यय खाता और उसके साथ में चिट्ठा बनाया जाता है। आय व्यय खाते के साथ में चिट्ठा तैयार किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। आगे देखेंगे लाभ या बचत का वितरण। तो व्यापारिक संस्थाओं में जो लाभ या हानि होती है, गतिविधियों के बाद में जो लाभ या हानि होती है, उसका वितरण क्या है? उसके स्वामियों में कर दिया जाता है। उसके जो व्यापार के जो स्वामी होते हैं, उसमें लाभ को या जो हानि होती है उसको बांट लिया जाता है। ठीक है, लेकिन गैर व्यापारिक संस्थाओं में जो दान से जो आय प्राप्त होती है या जो भी गतिविधियों से जो भी आय प्राप्त होती है, उसको क्या है, बांटा नहीं जाता। स्वामी बांटा नहीं जाता है, उसमें क्या पूंजी खाते में उसको समाहित कर दिया जाता है। ठीक है, उसका लेकिन वितरण नहीं किया जाता है। प्रशिक्षित कर्मचारी। ठीक है, व्यापारिक संस्थाओं में प्रशिक्षित कर्मचारी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, मतलब इसमें जो लेखा जोखा किया जाता है, उसके लिए क्या है, ट्रेंड या प्रशिक्षित कर्मचारी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और गैर व्यापारिक संस्थाओं में प्रशिक्षित कर्मचारी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न 9वां, प्राप्ति भुगतान खाता तैयार करते समय ध्यान में रखी जाने वाली बातें बताइए। मतलब जब प्राप्ति भुगतान खाता तैयार किया जाता है,
तो उस समय हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है या कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है, उनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे अपन। ठीक है, तो सबसे पहले प्राप्ति भुगतान खाता तैयार करने से पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले संस्था या क्लब का नाम लिखा जाता है, प्राप्ति भुगतान खाता और समाप्त होने वाले वर्ष के लिए तारीख लिखी जाती है, जो भी है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी संस्था का नाम, संस्था का नाम, प्राप्ति भुगतान खाता, और तारीख जैसे 31 दिसंबर 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। ठीक है, सबसे पहले क्या, प्राप्ति भुगतान खाता तैयार करने से पहले क्या किया जाता है? संस्था का नाम लिखा जाता है, प्राप्ति भुगतान खाता लिखा जाता है और जो भी दिनांक को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बना रहे हैं वो लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या किया जाता है? शीर्षक लिखने के बाद में दो पक्ष प्राप्ति भुगतान खाते के लिए 2 कॉलम खींचे जाते हैं। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, यहाँ आ जाएगी प्राप्तियाँ, राशि, भुगतान राशि। ठीक है, तो शीर्षक लिखने के बाद में क्या किया जाता है? प्राप्ति भुगतान खाते के लिए 2 पक्ष या 2 स्तंभ खींचे जाते हैं, मतलब 2 कॉलम बना लिए जाते हैं। ये पहला डेबिट पक्ष, दूसरा क्रेडिट पक्ष। ठीक है, डेबिट पक्ष में सभी प्राप्तियां और क्रेडिट पक्ष में सभी भुगतानों को लिखा जाता है। मतलब डेबिट पक्ष मतलब प्राप्ति पक्ष और क्रेडिट पक्ष मतलब भुगतान पक्ष। ठीक है, अब 2 कॉलम खींचने के बाद में क्या किया जाता है? सबसे पहले जो प्रश्न में रोकड़ शेष दिया जाता है, जो गत वर्ष से जो शेष आता है वो दिया जाता है, प्रारंभिक शेष, उसका लेखा कहाँ किया जाता है? प्राप्ति भुगतान खाते के डेबिट पक्ष में। प्रारंभिक शेष जो आता है उसका लेखा कहाँ किया जाता है? प्राप्ति पक्ष में या डेबिट पक्ष में सबसे पहले प्रारंभिक शेष को लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद में प्रारंभिक शेष का लेखा करने के बाद में क्या किया जाता है कि जो भी समस्त नगद प्राप्तियां हैं, वास्तव में जो भी नगद प्राप्तियां हुई हैं संस्था को, सभी का लेखा कहाँ कर दिया जाता है? डेबिट पक्ष में कर दिया जाता है। जो भी नगद प्राप्तियां हुई हैं, चाहे वो चालू वर्ष की हों या गत वर्ष की हों या फिर आगामी वर्ष की हों, कोई भी प्राप्तियां हुई हैं उनको कहाँ लिख दिया जाता है? डेबिट पक्ष में लिख दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में प्राप्तियों को डेबिट पक्ष में लिखने के बाद में जो भी संस्था द्वारा भुगतान की गई नगद भुगतान किए गए हैं उनका लेखा कहाँ कर दिया जाता है? क्रेडिट पक्ष में कर दिया जाता है या भुगतान पक्ष में कर दिया जाता है। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक? उसके बाद में प्राप्तियों में से भुगतान को घटाने के बाद में जो अंत में जो शेष निकलता है, जो शेष बचता है, उसको अंतिम शेष कहलाता है। वो उसका लेखा कहाँ कर दिया जाता है? क्रेडिट पक्ष में कर दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद में प्राप्ति भुगतान खाते में क्या सिर्फ नगद प्राप्तियां, नगद भुगतानों का लेखा किया जाता है। जैसे कोई उधार लेन देन है तो उसका लेखा नहीं किया जाता है इसमें। ठीक है, ठीक है, देखेंगे आगे। प्रश्न 10वां, प्रवेश शुल्क से आप क्या समझते हैं? प्रवेश शुल्क क्या होता है? प्रवेश शुल्क वह राशि होती है जो किसी संस्था या क्लब द्वारा अपने सदस्यों को सदस्यता ग्रहण करते समय
चुकाई जाती है, सदस्यों द्वारा सदस्यता ग्रहण करते समय चुकाई जाती है। या संस्था में या क्लब द्वारा जब कोई सदस्य प्रवेश लेता है तो उस समय जो राशि चुकाई जाती है उसे क्या कहते हैं? प्रवेश शुल्क कहते हैं। मतलब जब किसी सदस्य द्वारा संस्था में प्रवेश लेते समय जो राशि चुकाई जाती है उसे प्रवेश शुल्क कहते हैं। ठीक है, अगला है प्रश्न 11वां, सदस्यता शुल्क से आप क्या समझते हैं? सदस्यता शुल्क क्या होता है? सदस्यता शुल्क वह राशि होती है जो किसी संस्था के सदस्यों द्वारा चुकाई जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी सदस्यता कायम रखने के लिए किसी संस्था के सदस्यों द्वारा जो राशि चुकाई जाती है उसे सदस्यता शुल्क कहते हैं। या जो संस्था के या क्लब के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा अपनी सदस्यता बरकरार रखने के लिए या कायम रखने के लिए जो राशि एक प्रति माह या प्रति वर्ष जो भी राशि चुकाई जाती है उसे क्या कहते हैं? सदस्यता शुल्क कहते हैं या चंदा कहते हैं। ठीक है, चंदा क्या होता है? गैर व्यापारिक संस्थाओं की एक मुख्य आय होती है। ठीक है, ठीक है, तो हमने ये तैयार कर लिए हैं आज की पार्ट 4 में, और नेक्स्ट वीडियो से अपन देखते हैं इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। थ्योरिकल इसमें पहले अध्याय के पूरे हो चुके हैं। ठीक है, थैंक यू।